अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। रिफ्लेक्स एसोफेगाइटिस। एसोफेगाइटिस आपको भी पता चल गया। एसोफेगाइटिस का मतलब क्या होता है कि एसोफेगस के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही है। आइटिस जहाँ पे भी होगा वहाँ इन्फ्लेमेशन होगा। रिफ्लक्स क्यों हो रहा है? आपको पता है कि आपके स्टमक में एसिड की प्रोडक्शन होती है, ठीक है, HCl की। ठहरे, ये देखें, ये स्टमक है ना, स्टमक में क्या होता है, HCl प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब अगर किसी भी वजह से भी आपके ये जो है वो एसोफेगस में ये एसिड रिफ्लक्स करके जाता है, तो ऑब्वियसली ये HCl जो है उस वो आपका स्टमक तो उसको बियर कर लेता है, क्योंकि उसके अंदर मिकोजा की लेयर होती है, जो है ना वो उसको डैमेज नहीं करता। लेकिन अगर ये HCl रिगर्जिटेट करके आपके एसोफेगस में चला जाए, रिफ्लक्स करके उधर चला जाए, तो वहाँ पे डैमेज करना शुरू कर देगा। स्फिंक्टर को भी डैमेज कर सकता है और उसके अलावा आपके एसोफेगस को भी डैमेज कर सकता है, क्योंकि वो इस चीज़ से रेजिस्टेंट नहीं है, ठीक है। और इस चीज़ को हम कहते हैं, इसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन होगी इन द एसोफेगस अंडर गैस्ट्रोएसोफेगल जंक्शन, तो उसको हम कहते हैं रिफ्लक्स एसोफेगाइटिस, ठीक है। अच्छा, अब ये बात थोड़ी सी डिटेल में हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है कि जो हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है एसोफेगस की, वो जो है ना हमारे पास एसिड से सेंसिटिव होती है। वो एसिड को इतना बियर नहीं कर सकती जितना आपका स्टमक बियर कर सकता है। ये मैंने आपको बात बता दी हुई है। उसके बाद ये कि सब म्यूकस ग्लैंड जो है ना, आपके सब म्यूकोजल ग्लैंड सबसे ज़्यादा अबंडेंट कहाँ होते हैं? प्रॉक्सिमल और डिस्टल एसोफेगस में। और वो म्यूकोजल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सिक्रेटरी वो म्यूसिन बाइकार्बोनेट सिक्रीट करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जो अगर हमारे लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर है, अब देखो आप गैस्ट्रिक एसिड एसोफेगस में आएगा क्यों, ठीक है, हालांकि वहाँ पे स्फिंक्टर है। क्यों आएगा कि अगर लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर है ना, उसकी टोन ख़राब हो गई है, ठीक है। और नॉर्मली वो प्रिवेंट करता है, रिफ्लक्स होने से बचाता है, लेकिन अगर उसकी टोन ख़राब हो जाए तो हमारे पास क्या होगा? रिफ्लक्स होगा गैस्ट्रिक कंटेंट का इन द लोअर एसोफेगस, और इसकी वजह से क्या होगा? हमारे पास एसोफेगाइटिस हो जाता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन आउट पेशेंट GI कंप्लेंट है ये, ठीक है, यहाँ पे देखो। उसके बाद ये कि इसके वजह से जो एसोसिएटेड कंडीशन होती है उसको हम कहते हैं जर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गैस्ट्रिक एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़, ठीक है। ये काफ़ी दफ़ा पूछी जाती है, पेपर्स में भी आती है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। पीछे हमने जो भी टॉपिक पढ़े वो कोई भी SCQ में आने वाला नहीं था, वो जस्ट आपको MCQs के लिए या जो है ना छोटे मोटी चीज़ के लिए वो आ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज क्या है रिफ्लेक्स एसोफेगाइटिस की? हमारे पास लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन है, ठीक है, और ट्रांजिएंट रिलैक्सेशन है। और वो हमारे पास क्यों हो रही है? वो या तो वेगल पाथवे की वजह से मीडिएट हो सकती है, ठीक है, या फिर GI में डिस्टेंशन इतनी ज़्यादा है आपके स्टमक में, GI ट्रैक में, कि उसकी वजह से क्या है कि प्रेशर की वजह से आपका जो लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर है ना, उसकी टोन का लॉस हो गया है, ठीक है। इसकी वजह से वो खुल जाता है, जिसकी वजह से रिफ्लक्स होना शुरू हो जाता है इन द एसोफेगस, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या है कि डिस्टेंशन किस वजह से हो सकती है? गैस की वजह से भी और फूड की वजह से भी, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये कि गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स कैन आल्सो अकर फॉलोइंग स्वॉलो इंड्यूस लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर रिलैक्सेशन, ठीक है, फोर्सफुली ओपनिंग ऑफ रिलेटिव, ये भी छोड़ो, या फिर स्ट्रेनिंग का कोई चीज़ है जिसकी वजह से जो है ना प्रेशर पड़ रहा है, जैसे कफिंग हो रही है या फिर बेंडिंग या स्ट्रेनिंग। जब भी एब्डोमेन में प्रेशर पड़ेगा तब हमारा जो लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर है वो खुलेगा, ठीक है, उसकी रिलैक्सेशन होगी, और उस केस में क्या होगा कि आपका जो एसिड गैस्ट्रिक एसिड वो रिगर्जिटेट करके रिफ्लक्स करके चला जाएगा एसोफेगस में, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या है कि जो है वो और कौन कौन सी चीज़ें हैं? अल्कोहल, टबैको यूज़, ओबेसिटी, CNS डिप्रेशन, प्रेगनेंसी, ये जस्ट आपने नाम देख लेने, कोई पूछता वूछता नहीं है इतने ख़ास, तो ये बस जस्ट यही करना है। उसके बाद हमारे पास असल चीज़ है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हमने कौन कौन से पॉइंट्स निकालने हैं? सबसे पहले तो ये कि जब हम एंडोस्कोपी करके देखेंगे ना, तो क्या होगा? वहाँ पे क्या होगा? रेडनेस होगी। दूसरी चीज़ हमने क्या देखनी है? यहाँ पे इओसिनोफिल देखने हैं, ठीक है। पीछे हमने देखा था जो दूसरी एसोफेगाइटिस था उसमें न्यूट्रोफिल्स थे, ठीक है, यहाँ पे क्या है? इओसिनोफिल है, ठीक है। उसके पहले इओसिनोफिल आएंगे, उसके बाद जो है ना फॉलोड बाय न्यूट्रोफिल्स होगा, ठीक है, पहले एओसिनोफिल देन न्यूट्रोफिल। उसके बाद ये कि यहाँ पे आपके पास तीसरी चीज़ आती है एपिथेलियल थिकनेस और इलोंगेशन ऑफ लैमिना प्रोप्रिया पैपिले, ठीक है, सच एज दे एक्सटेंड टू अपर थर्ड ऑफ एपिथेलियम। ये भी मॉर्फोलॉजी इसकी भी इतनी खास कोई पूछी नहीं जाती कि जैसे इससे क्या पूछा जाता है, ये चीज़ें पैथोजेनेसिस पूछी जाती है इसकी, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जस्ट 3 बातें याद रखनी है, रेडनेस है, इओसिनोफिल है, देन न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, और उसके बाद ये एपिथेलियल थिकनेस और इलोंगेशन ऑफ लैमिना
प्रोपियो पैपिलिया, बस बहुत है। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है कि इसके फीचर्स कैसे प्रेजेंट कैसे करता है। पेशेंट आपके पास आएगा, वो एक तो 40 ईयर से ज़्यादा के पेशेंट मोस्टली इफेक्टिव होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इन्फेंट चिल्ड्रन में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा कॉमन किस में है, ओल्डर एडल्ट में है। इसमें प्रेजेंटेशन कैसे होगी, वो कैसे आपको आके बताएगा, वो कहेगा मेरे हार्ट बन मतलब सीने में जलन हो रही है, डिस्फेजिया हो रहा है, रिगर्जिटेशन हो रही है, सो टेस्ट आ रहा है गैस्ट्रिक कंटेंट का, ठीक है। अब ये सारी इसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने क्या करना है कि इसकी एक मिनट, उसके बाद ये कि प्रोटोन पंप इनहिबिटर इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ठीक है, विच हैज़ पहले जो था ना उन्होंने कहा कि जो है ना प्रोटोन पंप इनहिबिटर है ट्रीटमेंट पे, जो कि अब रिप्लेस हो चुका है H2 हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट के साथ, जो कि गैस्ट्रिक एसिडिटी को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक एसिडिटी कम हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। ये परमानेंट रिलीफ नहीं है, दिस इज़ जस्ट सिम्टोमेटिक रिलीफ। जैसे स्वेटी की सिम्टम होगी जो कि ठीक नहीं हो रही या सारा कुछ है, इंक्रीज़ हो रहा है डिजीज़ का ड्यूरेशन, उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं, ठीक है। उसके बाद ये कि कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं कि पहले तो जस्ट फ्लक्स हो रहा है ना, वहाँ पे सो टेस्ट, ये हार्ट बर्न, ये सब कुछ सिम्टम्स ही आ रहे हैं, लेकिन अगर ये कंटिन्यू रहा तो इसकी वजह से वहाँ पे क्या बन जाएंगे, अल्सर, क्योंकि हमारे पास एसिड जा रहा है इन द एसोफेगस, ठीक है। हिमेटोमेसिस होगी, खून की उल्टियाँ आएंगी, मेलिना होगा, स्ट्रिक्चर्स डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे स्ट्रिक्चर डेवलप हो जाएंगे। उसके अलावा क्या होगा, बैरेट एसोफेगस हो जाएगा। आपने कॉम्प्लिकेशंस के नाम याद रखने हैं, वाइवा में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाईएटल हर्निया। हाईएटल हर्निया की वजह से भी ये सिम्टम्स आ सकते हैं, सच एज हार्ट बर्न, रिगर्जिटेशन। ये इसका DD समझ लें, ठीक है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस समझ लें कि जैसे इसमें सिम्टम्स आ रहे हैं ना हार्ट बर्न वगैरह के, तो वो हाईएटल हर्निया में भी आ सकते हैं। तो उसमें लेकिन ये क्या हो क्यों रहा है हाइटल हर्निया, हाइटल हर्निया क्यों हो रहा है कि सेपरेशन है ऑफ डायफ्रेगमेटिक क्रूरा जो है ना डायफ्राम के, वो सेपरेट हो रहे हैं, और क्या होगा, स्टमक का एक पोर्शन प्रोट्रूड कर रहा है इनटू द थॉरैक्स, ठीक है। जिस जो गैप बनता है ना क्रूरा की सेपरेशन की वजह से, उसकी वजह से जो है वहाँ से स्टमक जो है ना हर्निएट करता है, और मोस्टली बच्चों में और चिल्ड्रन में होता है ये। बस ये इतना करना है, इससे ज़्यादा इसकी डिटेल करने की जरूरत नहीं, जो ये जितना हाईलाइट किया दैट्स मोर देन इनफ, ठीक है। ये सिनोफिलिक एसोफेगाइटिस कभी आज तक किसी ने नहीं पूछा, ठीक है। ये आप ना भी करो तो कोई मसले की बात नहीं है, छोड़ भी सकते हो, ठीक है। उसके बाद एसोफेगल वेरिसिस आ जाता है। एसोफेगल वेरिसिस क्या होते हैं, पोर्टल हाइपरटेंशन आपने पढ़ी होगी, आप सेकेंड ईयर में भी पढ़ के आए होगे पोर्टल हाइपरटेंशन, ठीक है। उसमें भी आपको थोड़ा आइडिया होगा पोर्टल हाइपरटेंशन क्या होती है, ठीक है। लिवर फेलियर वगैरह होता है, या आपको पता है कि GI ब्लड जो होता है, ठीक है, वेनस ब्लड जो होता है वो उसने जाना कहाँ होता है, पोर्टल वेन में जाना होता है, ठीक है। पोर्टल वेन जो वहाँ से जा रही होती है उसने लिवर के थ्रू हो के फिर उसने जाना होता है हार्ट की तरफ, ठीक है। अब अगर लिवर ख़राब हो गया है, लिवर के अंदर कोई मसला है, वहाँ पे क्या क्या पोर्टल हाइपरटेंशन हुई है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि कोलेटरल चैनल जो है ना वो ओपन होना शुरू हो जाएंगे। आपको पता है कि ये एसोफेगस है ना, ये नीचे स्टमक है, ठीक है। यहाँ पे गैस्ट्रोएसोफेगल जंक्शन है ना, यहाँ पे हमारे पास होती हैं कोलेटरल वेसल्स। यहाँ पे ना दोनों टाइप की सर्कुलेशन होती है, सिस्टमिक भी होती है, ठीक है, और दूसरी हमारे पास पोर्टल भी होती है, ठीक है। जाना नॉर्मली यहाँ से पोर्टल सर्कुलेशन के ज़रिए जाना होता है पीछे ना लिवर की तरफ, और लिवर से आगे हार्ट की तरफ जाना होता है ब्लड ने, ठीक है। अब क्या हुआ कि लिवर हो गया ख़राब, पोर्टल सर्कुलेशन चल नहीं रही, यहाँ पे होते हैं कोलेटरल चैनल्स। अब क्या होता है कि वो छोटी छोटी वेन नॉर्मली काम नहीं कर रही होती, उनका काम क्या होता है, उन्होंने सिस्टमिक सर्कुलेशन को पोर्टल सर्कुलेशन के साथ कम्युनिकेट किया होता है, ठीक है। अब हमें कोई तो रास्ता ढूंढना है ना उस ब्लड को ड्रेन करने के लिए, हम क्या करते हैं कि कोलेटरल चैनल्स ओपन कर देते हैं ताकि सिस्टमिक वाली साइड से ब्लड जाना शुरू हो जाए। अब क्या होगा, ये जो पोर्टल जो हमारे पास थे, रास्ता था पोर्टल वाला, पोर्टल वेसल्स थी, वो पहले तो बंद थी, लेकिन अब क्या हुआ कि वह बड़ी होनी शुरू हो गई हैं ऐसे प्रोमिनेंट, ठीक है। अब ये लोअर एंड ऑफ एसोफेगस के ऊपर इतनी प्रोमिनेंट सी ना वो वेन्स नज़र आनी शुरू, जिसको हम कहते हैं एसोफेगल वेरिसिस। एसोफेगल वेरिसिस अब जब खाना वगैरह बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी कुछ खाएंगे तो उसकी वजह से क्या होता है कि रप्चर भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से फिर खून की उल्टियाँ आती हैं, ब्लड निकलता है, ये इसकी वजह से ब्लड लॉस होता है, ठीक है। ये एसोफेगल वेरिसिस एट द लोअर एंड पे होता है, ठीक है, लोअर एंड ऑफ एसोफेगस पे। अब इसको हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको दे दिया, इसमें क्या हो क्या रहा है। अब ये पैथोजेनेसिस पे आ रहे हैं, ठीक है। पैथोजेनेसिस में क्या हो रहा है कि हमारे पास एक तो एक पोर्टल हाइपरटेंशन है, ठीक है। आपको पता है कोलेटरल चैनल होते हैं और भी बहुत जगह पे होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे डिस्कस किसका करना है, जस्ट एसोफेगस का। अब क्या हुआ कि हमें पता है कंजस्टेड सब एपिथेलियल और सब मिकोजल वेनस प्लेक्सेस होते हैं हमारे पास ड्रेनेज के लिए,
कोलेटरल वेन्स होती हैं वो उनके बारे में बता रहे हैं, विद इन द डिस्टल एसोफेगस और प्रॉक्सिमल स्टमक में, ठीक है। अच्छा, अब उनको हम कहते हैं कि वेरिसेस, उन वेसल्स को हम वेरिसेस कहते हैं जब सिरोटिक पेशेंट है जिसमें सिरोसिस ऑफ द लिवर हुआ हुआ है या फिर हेपेटिक सिस्टोसोमियासिस, ये दो कंडीशन है जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, एसोफेगल वेरिसेस हो रहा है, ठीक है। इन दो कंडीशन में क्या हो रहा है कि हमारे पास जब ये हो रहा है तो हाँ, एक मिनट, इसकी वजह से हमारे पास पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप होती है। मॉर्फोलॉजी में हमारे पास क्या नज़र आएगा, जब हम देखेंगे ना तो हमारे पास टोटस डायलेटेड सी वेन्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद ये कि सर्जिकल पोस्टमार्टम, हाँ, जब ये जिंदा इंसान में नज़र आएंगी। एक बंदा है जिसकी डेथ हो गई है, उसके अंदर अगर पहले एसोफेगल वेरिसेस होंगे ना तो एट द टाइम ऑफ डेथ उसके पोस्टमार्टम करेंगे ना, उस स्पेसिमेन में हमें नहीं नज़र आएगा, कोलैप्स कर जाती है ना बाद में। ये उस टाइम डेवलप होती है जब पेशेंट जिंदा हो गया है और सर्कुलेशन चल रही होगी। जब सर्कुलेशन ही रुक गई है तो उसने क्या प्रोमिनेंट होना है, वो फिर पोस्टमार्टम स्पेसिमेन पर नज़र नहीं आती, ठीक है। म्यूकोसा अल्सरेटेड होता है, नेक्रोटिक होता है। जस्ट 2-3 बातें इसमें से करने वाले, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। उसके बाद ये कि मॉर्फोलॉजिस्ट में इतनी खास नहीं पूछी जाती, इसमें पैथोजेनेसिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन दैट। उसके बाद क्लिनिकल फीचर प्रेजेंटेशन कैसे होती है, एक पेशेंट हेपेटिक सिरोसिस वाला, ठीक है। उसके बाद ये कि वेरिसल ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट कर सकता है। उसके बाद वेरिसल हेमरेज अगर होता है ना, यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है तो एक इमरजेंसी होती है, उसको फ़ौरन से ट्रीट करना होता है मेडिकली। पहले हमने क्या करना है, स्प्लैंकनिक वेजो कंस्ट्रिक्शन देनी है, ठीक है। एंडोस्कोपिकली हम कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं, स्क्लेरोथेरेपी के जरिए, ठीक है। इंजेक्शन लगाते हैं हम थ्रोम्बोटिक एजेंट्स के। और तीसरी चीज़ हम क्या करते हैं, बैलून टेम्पोनाड करते हैं या फिर वेरिसियल, ये रहा, वेरिसियल लाइगेशन करते हैं। 2-3 प्रोसीजर्स के नाम आप यहाँ पे देख लें। एक तो सबसे पहला क्या करना है, स्क्लेरोथेरेपी कर सकते हैं, ठीक है, और स्फिंक्टर वेजो कंस्ट्रिक्शन कर सकते हैं। उसके बाद बैलून टेम्पोनाड और उसके बाद वेरिसियल लाइगेशन, ये 4 प्रोसेस है जिनके जरिए हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ये इन इंटरवेंशन के अलावा उन्होंने कहा कि अगर जो है ना 30% से ज़्यादा पेशेंट जो है वेरिसियल हेमरेज के साथ आते हैं और उनके अंदर क्या होता है कि हाइपोवोलेमिक शॉक और हेपेटिक कोमा के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये कि जो पेशेंट के अंदर रिस्क फैक्टर जो होते हैं ना हेमरेज के, वो क्या होते हैं, बहुत बड़े वेरिसेस हैं तो उनमें हेमरेज के चांसेस ज़्यादा हैं, या एलिवेटेड हेपेटोवेनस प्रेशर ज़्यादा है तो उसकी वजह से हो सकते हैं, प्रीवियस ब्लीडिंग की वजह से, या एडवांस लिवर डिजीज़ है। ये चारों चीज़ें ना, ये फैक्टर्स हैं जो कि आपकी वेरिसियल जो है ना एसोफेगल वेरिसेस, वहाँ से ब्लीडिंग का काज बन सकते हैं, ठीक है। और इसकी वजह के अंदर भी क्या होता है, हेमेटोमेसिस इसमें भी होती है, ठीक है। जैसे ये बातें जो आपने याद करनी है। यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। बैरेट एसोफेगस नेक्स्ट में करेंगे। थैंक यू सो मच।